चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे म्यूजिकल जीनियस की जिसने आवाज की दुनिया को ही बदल कर रख दिया और एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ए आर रहमान की। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, वो एक ऐसे कंपोजर हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उनका ये सफर एक बहुत ही अलग नाम और बहुत ही अलग हालात में शुरू हुआ था। तो उनके इस कमाल के सफर को ठीक से समझने के लिए हम उनकी जिंदगी को 5 अलग-अलग हिस्सों में देखेंगे। एक स्ट्रगल करने वाले म्यूजिशियन से लेकर ऑस्कर जीतने वाले उस्ताद बनने तक की पूरी कहानी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उनकी कामयाबी असल में कितनी बड़ी है। ए आर रहमान को कई नामों से जाना जाता है। इसे पोयोल यानी संगीत का तूफान और मद्रास के मोजार्ट भी। और ये नाम क्यों पड़े, इसकी वजह ये अवार्ड्स खुद बताते हैं। जरा देखिए, उनके काम ने उन्हें दुनिया भर में म्यूजिक और फिल्म के सबसे बड़े सम्मान दिलाए हैं। मतलब वो हमारे दौर के सबसे ज्यादा सम्मानित कलाकारों में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और ये सफर ए आर रहमान के नाम से शुरू नहीं हुआ था। ये कहानी है एएस दिलीप कुमार की, जिनका जन्म मद्रास में एक म्यूजिकल फैमिली में हुआ था। लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही उनकी जिंदगी ने एक मुश्किल मोड़ ले लिया। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए था, वो परिवार चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गया। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। 23 साल की उम्र में एक गहरी आध्यात्मिक खोज ने उन्हें और उनके परिवार को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से उनका दूसरा जन्म था। एएस दिलीप कुमार अब अल्लाह रखा रहमान बन चुके थे। ये एक नई पहचान थी और इसी के साथ एक क्रांतिकारी, एक बिल्कुल नई आवाज का भी जन्म हुआ। और फिर आई रोजा। 1992 में फिल्म म्यूजिक में उनका ये डेब्यू सच पूछे तो इंडियन फिल्म म्यूजिक में एक भूचाल जैसा था। इसकी कामयाबी इतनी जबरदस्त थी कि इसने रातों रात ऐलान कर दिया कि एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली आवाज आ चुकी है। तो ये रहमान साउंड आखिर था क्या? मतलब क्या था जो उनके संगीत को इतना अलग बनाता था? वो इंडियन क्लासिकल और फोक धुनों को वेस्टर्न म्यूजिक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे मिलाते थे जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। ये एक ऐसी आवाज थी जो पूरी तरह से नहीं थी। और इसका असर वो तो जबरदस्त था। सोचिए, 1995 में फिल्म बॉम्बे का साउंड ट्रैक दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा बिका। ये नंबर उस जमाने में किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था और ये साफ बता रहा था कि उनकी अपील अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अपनी इस नई और अनोखी आवाज के साथ रहमान ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। पहले साउथ सिनेमा, फिर बॉलीवुड और फिर पूरी दुनिया पर छा गए। उनका ये सफर एकदम साफ दिखता है। पहले रंगीला से बॉलीवुड में तहलका मचाया, फिर दिल से और लगान जैसे आइकॉनिक साउंड ट्रैक दिए, और फिर उन्होंने दुनिया का दरवाजा खटखटाया, जिसका नतीजा एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। स्लमडॉग मिलियनेयर वो मौका था जहां सब कुछ एकदम सही बैठ गया। फिल्म की कहानी, उसकी एनर्जी और उसको पंख दिए रहमान के धड़कते हुए संगीत ने। जय हो तो जैसे पूरी दुनिया का एंथम बन गया था। और उस साल जो हुआ वो इंडियन म्यूजिक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर मिले, एक बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। बस इसके बाद तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि वो एक ग्लोबल म्यूजिक लेजेंड है। लेकिन ए आर रहमान की कहानी सिर्फ अवार्ड्स और ट्रॉफियों की नहीं है। उनकी विरासत इससे कहीं बड़ी है। वो सिर्फ संगीत बना नहीं रहे, वो संगीत का भविष्य बना रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को वो सब दे रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। असल में उनकी विरासत है लोगों को ताकत देना। वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के कलाकारों को वो मौके आसानी से मिले जिनके लिए उन्हें खुद बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो दिलीप कुमार नाम के एक लड़के जिसे स्कूल छोड़ना पड़ा था से लेकर ए आर रहमान नाम के ग्लोबल आइकॉन तक,
ये सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे एक नई पहचान एक पूरी नई दुनिया बना सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि भविष्य की आवाज़ कैसी होगी। शायद इसका जवाब हमें ए आर रहमान के संगीत में ही मिलता रहेगा।